नमस्कार, मैं एनके सिंह। दोस्तों, बड़े अरमान हो मान लीजिए आपके अंदर कि आप अपने बच्चे को पढ़ाएँगे, लिखाएँगे, इंजीनियर बनाएँगे, डॉक्टर बनाएँगे, साइंटिस्ट बनाएँगे और एक दिन शाम को आप जब घर थके-माँदे आएँ और आपका बेटा जब आप उससे पूछें कि आज क्या पढ़ाई की है स्कूल में, तो वो ये बताए कि पापा आज हमें पढ़ाया गया कि किस तरह से काल कोठरी में अंडमान निकोबार के आइसोलेशन सेल में रहने वाले वीर सावरकर को एक बुलबुल रात में जबकि वहां खिड़कियां भी नहीं थी, कोई दरवाजा नहीं था, कोई झरोखा नहीं था और बुलबुल आती थी और वो उसके पंख पे बैठ के, उसके पीठ पे बैठ के मातृभूमि आ जाते थे, भारत आ जाते थे और मातृभूमि का दर्शन करके फिर वो लौट जाते थे। जब ये बच्चा आपको ये बता रहा होगा, तो आपकी आधी जान तो सूख जाएगी कि अगर ये पढ़ा है कि बुलबुल के पीठ पे बैठ के वीर सावरकर और ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, 100 साल पहले की बात है कि वीर सावरकर बुलबुल की पीठ पे बैठ के अंडमान के काला पानी की सजा से उस काल कोठरी से निकल के अपनी मातृभूमि आ जाते थे और फिर चले जाते थे और बच्चे को ये पाठ्यक्रम में बताया जाए और उस पाठ्यक्रम का नाम हो कलावन्नु गेद्दावरू। ये कर्नाटक में पाठ्यक्रम में बताया जाता है। जब बीजेपी का शासन था, तो ये 2000 अभी 11 महीना पहले तक ये वहाँ के कक्षा 8 के कार्यक्रम में था, पाठ्यक्रम में था। तो आपको क्या लगेगा? आपको बच्चे का भविष्य कैसा दिखेगा? आपको डर लगेगा कि इस देश में हम रहे जहाँ बच्चा हमारा मूढ़ बनने जा रहा है, एक मूर्ख भविष्य में एक हमारा बच्चा बड़ा होके मूर्ख बनेगा। आपको ये दहशत होने लगेगी कि ये साइंटिस्ट नहीं बन सकता, ये इंजीनियर नहीं बन सकता, ये आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं समझ सकता, क्योंकि इसको ये सिखाया जा रहा है कि बुलबुल के पीठ पे बैठ के कैसे वो निकल जाते थे वीर सावरकर। ये हमारे भारत में एक नया चला है, मोदी जी के शासन का कमाल है 9 साल का। आज की खबर है, आज की खबर। आज आपको दिखाएं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये दैनिक भास्कर अखबार है और इसका ये लीड स्टोरी है, वर्चुअली लीड है। आप ये पढ़ें तो आपको ताज्जुब होगा। परमाणु सिद्धांत का जनक कणाद को बताएं, ये संजीवनी बूटी भी पढ़ाएं। बच्चों को बताया जाएगा कि संजीवनी बूटी हनुमान कैसे ले आए और ले आके उन्होंने मूर्छा लक्ष्मण की उस दवा से ठीक करवाई। सवाल इसका नहीं है कि वो बताया जाए, सवाल इसका है कि इसको हम इतिहास और साइंस में जब रखेंगे, जब हम कणाद को बताएंगे कि परमाणु सिद्धांत के आविष्कारक थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लगभग उसी के 100 साल पहले या बाद में यूरोप में भी आपके यूनान में भी इस तरह की वो हो रही थी और पूरे के पूरे यूनान और बाकी संस्कृतियों में इसी तरह की अवधारणाएं आ रही थी। ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस ये लोग भी ये प्रतिपादित कर रहे थे, लेकिन क्या ये बच्चे को एक रेफरेंस की तरह आप बता दीजिए तो समझ में आता है, लेकिन आप डाल्टन को हटा के कणाद को पढ़ाने लगिए तो आप सोचिए भविष्य इस देश का क्या होगा और भाजपा का शासन ये करने जा रहा है। आपको ताज्जुब होगा। नई किताब के लिए जो नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, उसके तहत मांगा गया था राज्यों से कि आप सलाह दीजिए कि आप कोर्सेज में क्या-क्या चेंज अपने राज्यों के हिसाब से चाहते हैं। तो जरा गौर कीजिएगा किन राज्यों ने क्या-क्या कहा। ये 25 फोकस्ड ग्रुप थे जिनको की लेके बनाया गया था, तो राज्यों से मांगा गया था सलाह। तो उसमें उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा ने कहा कि अंग्रेज रसायन शास्त्री जॉन डाल्टन परमाणु सिद्धांत के जनक के रूप में न पढ़ाया जाए। जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इसको ना बताया जाए।
कहा जाए कि कणाद इसके आविष्कार, उससे बहुत पहले महर्षि कणाद ने, इनका कहना है कि 2500 साल पहले महर्षि कणाद ने पदार्थ के सबसे छोटे अविभाज्य कण परमाणु के बारे में बताया था। कणाद ने ही परमाणु व उसके यौगिक रूप के आयाम, गति व रासायनिक प्रक्रियाओं की व्याख्या की थी, जिसमें गति संबंधी नियम भी थे। मतलब न्यूटन भी खारिज कर दिए जाएंगे। अब हमारा बच्चा जब घर से स्कूल से लौटेगा तो वो बताएगा कि कणाद ने कैसे प्रोपाउंड किया था लॉ ऑफ मोशन, और कैसे उन्होंने इनडिविजिबिलिटी ऑफ एटम, अविभाज्य है एटम, ये बताया था। न्यूटन की अब कोई जरूरत नहीं है। गुजरात ने क्या कहा? गुजरात ने कहा कि वैदिक गणित के फार्मूलों को ब्रह्मांड को समझने वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बराबर बताते हुए कोर्स में जोड़ने को कहा है। वह रॉकेट के आविष्कार को भी का भी श्रेय भी भारत को देना चाहता है कि साहब रॉकेट तो बहुत पहले हमारे यहाँ 2500 साल पहले बन चुका था। कोई पूछे कि तो ये मुगल कैसे हमला कर दिए और कैसे इतने साल शासन करते रहे? कोई पूछे कि हम इतने 1000 साल गुलामी में कैसे रहे? जब हम इतना कुछ कर सकते थे तो फिर गुलामी क्यों थी? अब इसमें कहा गया ये रॉकेट साहब उसके रिकमेंडेशन के मुताबिक कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के पास गोला बारूद वाले रॉकेट थे। 5वीं सदी में वराहमिहिर ने भूकंप की भविष्यवाणी की थी। ये सब बातें पढ़ाई जाएं, और जो बाकी चीजें हैं वो जैसे मिसाइल्स हैं, मिसाइल्स को आप ये ना बताइए कि मिसाइल कैसे बना। आज हम यहां तक पहुंचे हैं, ये किसी अनिरुद्ध के सिद्धांत के तहत नहीं पहुंचे हैं। आज हम मिसाइल्स अपने जो चलते जो सुपरसोनिक है, मैक मैक 2 मैक 3 पे जा रहे हैं हम। आवाज की ध्वनि की गति से 3 गुना स्पीड से हमारे मिसाइल्स की हम कोशिश कर रहे हैं, जो सारे सुपरसोनिक सबसोनिक से ऊपर हैं। तो लेकिन पढ़ाया जाएगा कि साहब ये कृष्ण भगवान के जो पौत्र थे उनके पास ये हुआ करता था। ये हमारे बच्चों को सिखाया जाएगा। अब जरा और आगे आइए। उत्तर प्रदेश ने कहा है कि राइट ब्रदर्स ने हजारों साल पहले ईसा पूर्व 4वीं सदी में महर्षि भारद्वाज ने विमान की खोज कर ली थी। ये राइट वाइट बंधु जो 1903 में विल्बर राइट वगैरह थे ना, ये दो बंधु थे, ओलिवर राइट और विल्बर राइट। इन्होंने जहाज पहली बार उड़ाया था, और आज देख रहे हैं कि 125 साल में हम जहाज एविएशन में कहां पहुंचे हैं। आज हम एविएशन में मैंने जैसे कहा कि आज हवाई जहाज भी हमारे पास ऐसे हैं जो ध्वनि की स्पीड से ज्यादा से चल रहे हैं। आप रॉकेट छोड़ दीजिए, हवाई जहाज हमारे हैं जो ध्वनि के साउंड स्पीड से ज्यादा से चलते हैं। और हमारे खास करके जो वॉर प्लेन्स है वो इसमें काफी आगे हैं। लेकिन ये नई साइंस से हुआ है, ये जो मॉडर्न साइंस है इससे हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि हमारे यहाँ महर्षि भारद्वाज ये सब विमान तो बहुत पहले कर चुके थे, तभी तो रावण लेकर सीता को चला गया। रावण के पास विवाद था जो कुबेर से दिया था उसने, उसी में वो पुष्पक विमान में लेके उड़ के भाग गया। ये पढ़ाया जाएगा कि विमान तो हम बहुत पहले बना चुके हैं, ये सब हमारे लिए कोई खास बात नहीं है। और महर्षि भारद्वाज ने ये कहा है, ये पहले बना चुके हैं। और महर्षि भारद्वाज की वैमानिकी एक किताब भी है। तो ये कह रहे हैं कि अब बच्चों को ये पढ़ाया जाए कि भारद्वाज वाला विमान कैसा था। गुजरात ने रिकमेंड किया है कि ज्योतिष और खगोल, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी, जो जिससे कि हम तारों के, नक्षत्रों की दूरी, स्पीड और उनके वजन की गणना करते हैं, वो और जो ज्योतिषी है जिसमें वो ज्योतिषी बैठ के देखता है और बताता है कि आपका भविष्य कैसा रहेगा, अगले साल कैसा रहेगा, ये सट्टे में आप जाएंगे तो कैसा रहेगा, मंत्री जी को बताता है कि कितने बजे आप शपथ ग्रहण करें, ये ज्योतिषी होती है। गुजरात का कहना है कि साहब ये दोनों एक ही चीज है, ये दोनों गणनाएं लगभग एक ही जगह जाती हैं।
ज्योतिषी से ही, एस्ट्रोनॉमी से ही एस्ट्रोलॉजी होती है और एस्ट्रोलॉजी से एस्ट्रोनॉमी होती है। ये कह रहे हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणियां भी की जाती हैं एस्ट्रोनॉमी से, और एस्ट्रोलॉजी से भी उसी ग्रहण के की बात होती है। लिहाजा दोनों एक ही चीज है। तो अब हमारे यहाँ ज्योतिषी जो होगा वो हो सकता है कि वो डीलिट और डीएससी हो, डॉक्टर ऑफ साइंस हो, क्योंकि वो हाथ देख के बता देगा और वो ग्रह देख के बता देगा आप कब पैदा हुए थे, आपकी पूरी भविष्यवाणी। किसी ने नहीं पूछा कि इतने बड़े ज्योतिषी विश्वामित्र और वाल्मीकि के रहते हुए राम का दाम्पत्य जीवन इतना गड़बड़ कैसे हुआ कि सीता बिचारी रही नहीं, पर रही तो हमेशा कष्ट में रही, और जब लौट के आई, जब सुख भोगने का दिन था, उनको वनवास दे दिया गया। किसी ने कुंडली तो मिलाई होगी ना, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। हरियाणा ने कहा है कि बच्चों को ऐसे विषय पढ़ाए जाएं जो अतीत की गलतियों जैसे मुगल अंग्रेज के आक्रमण का विश्लेषण कर सबक हासिल करें। जरा सोचिए, मुगल और अंग्रेज के जो हमले हुए, खास करके मुगल के हमले हुए, उसमें हम गलतियों से सबक लें तो कौन सा सबक लें? सबक क्या लें? उस समय के वॉर भी डिफरेंट थे। उन वार से हम सीख भी नहीं सकते, क्योंकि उस समय आर्मरी दूसरे थी, आर्मामेंट्स दूसरे थे, वार कौशल दूसरा था, तरीका दूसरा था। तब हवाई हमले नहीं होते थे। आज तो सबसे बड़ा कंपोनेंट हवाई वॉर है, एयर वॉरफेयर है। तो लेकिन हरियाणा सरकार ने बच्चों को ये पढ़ाने को कहा है। मध्य प्रदेश ने क्या कहा है? उपनिषद, गीता, महाभारत और रामायण के सार को इतिहास पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। और इतिहास का नाम अब क्या होगा? अब ये इतिहास, इसको क्लासिकल हिस्ट्री कहेंगे, एंशियंट हिस्ट्री नहीं कहेंगे, प्राचीन हिस्ट्री नहीं कहेंगे। हम प्राचीन तो कभी थे ही नहीं। अब इसको क्लासिकल हिस्ट्री कहेंगे। जरा सोचिए, हिस्ट्री क्लासिकल कैसे हो सकती है? इतिहास कैसे क्लासिकल हो सकता है? इतिहास हमेशा प्राचीन होता है, वरना इतिहास नहीं हुआ, वो तो वर्तमान हो जाएगा। तो अगर हम एंशियंट कहते हैं तो प्राचीन इतिहास को कहते हैं, उसके बाद मिडिवल आता है, मध्यकालीन को। काल के हिसाब से इसको रखा गया है, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री, ये 3 विभाग। अब बीजेपी सरकार का जो नया शिक्षा वो आएगा, नई शिक्षा नीति आएगी, उसके तहत एंशियंट को अब क्लासिकल हिस्ट्री कहा जाएगा। हिस्ट्री क्लासिकल कैसे हो सकती है? लेकिन ये फ्रेज किसी ज्ञानी ने बीजेपी के दिया है, जो कि विमान उड़ाता होगा पुरानी पद्धति से। मध्य प्रदेश का ये कहना है। छत्तीसगढ़ का कहना है, रामायण के 2 प्रसंगों सीता अवतरण और हनुमान जी, सीता अवतरण और हनुमान जी, हनुमान जी द्वारा लंका से संजीवनी बूटी लाने का को भी कोर्स में शामिल करें। जाहिर है ये वर्तमान कांग्रेस गवर्नमेंट ने नहीं किया होगा, ना तो कर्नाटक में, ना यहाँ पे। ये सारी भाजपा की जो राज्य की गवर्नमेंट है, वो मोदी जी को खुश करने के लिए, संघ को खुश करने के लिए इस तरह के रिकमेंडेशंस कर रही हैं। अब इसके खिलाफ कर्नाटक ने क्या कहा, यह भी आपको बता दें। पिछली भाजपा सरकार जब थी, क्योंकि मई में नई कांग्रेस सरकार आई है, ये उसके पहले का है, उसके पहले का रिकमेंडेशन है। तो बीजेपी सरकार जो उस समय थी, उसने कहा था कि भाजपा सरकार को सुझाव दिया था कि मालाबार और कश्मीरी पंडितों के नरसंहार जैसी घटनाएं पढ़ाई जाए। नई कांग्रेस, बहरहाल इस सरकार, नई कांग्रेस सरकार जो है वो इसको खारिज कर रही है, लेकिन उसका रिकमेंडेशन ये था कि कश्मीरी पंडितों को जो वहां से पलायन कराया गया उनका, तथा नरसंहार शब्द इस्तेमाल किया है, या इसी तरह मालाबार, जिसमें यह कहा जाता है कि मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा था, ये मालाबार का कांड था, इसको पढ़ाया जाए। आप जरा सोचिए वो मानसिकता कि हमारे नौनिहाल जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट में होंगे या नीचे की कक्षाओं में होंगे, वो आईआईटी की तैयारी या वो सिविल सर्विसेज की तैयारी की जगह अब वो ये देखेंगे कि साहब
हमें किसने मार हमारे पुरुषों को पूर्वजों को किसने मारा था, और तब उनके अंदर प्रतिकार की भावना आएगी। जरा सोचिए ये किस तरह का इतिहास और ज्ञान हम देने जा रहे हैं। इस पे नागालैंड सरकार ने कहा है गुरुकुल व्यवस्था शामिल ना करें। गुरुकुल व्यवस्था, क्योंकि इसमें लड़कियों को एडमिशन नहीं दिया जाता था। प्राचीन हमारी जो गुरुकुल व्यवस्था थी उसमें लड़कियों को एडमिशन, लड़कियों की शिक्षा का कांसेप्ट ही नहीं था, लिहाजा लड़कियों को गुरुकुल में नहीं भेजते थे। अब आप बताइए, अगर हम ये रिकमेंडेशंस मान लें तो गुरुकुल पद्धति भी होनी चाहिए, और गुरुकुल पद्धति ये ला भी रहे हैं। आंध्र प्रदेश ने कहा है भारतीयता के नाम पे अंधविश्वास न जोड़ें, और बिहार ने कहा है कि भारतीय उपलब्धियों के सटीक मूल्यांकन व भारतीय होने के गौरव के बीच में संतुलन होना चाहिए। बहरहाल ये है इनका हिस्ट्री और ज्योग्राफी। अब आप जरा सोचिए, मॉडर्न हिस्ट्री सवाल इसका नहीं है कि कणाद ने क्या कहा। ये बिल्कुल सही है कि कणाद ने वैशेषिक न्याय, जानते हैं भारतीय षड दर्शन होता है, षड दर्शन, और तीन होते हैं जो वेदों में भरोसा नहीं रखते, विश्वास नहीं रखते, लेकिन षड दर्शन जो है उसमें एक दर्शन है वैशेषिक। वैशेषिक दर्शन के जन्मदाता कणाद मुनि ने एटम के बारे में ये कहा था कि इनडिस्ट्रक्टिबल है, इनडिविजिबल है, और उन्होंने ये भी कहा था कि द्विकणीय और त्रिकणीय जो द्वयाणु और त्रयाणु, द्वयाणुक और त्रयाणुक, चतुर्थाणुक, चार उन्होंने लिए थे नाम, इनके संयोजन से तमाम केमिकल रिएक्शंस होते हैं। यहां तक उनकी सोच थी, और बहुत खैर मकदम करना पड़ेगा कि इतनी दूर तक उनका अगर जन्म का काल निर्धारित किया जाए तो ईसा पूर्व 600 से 800 ईस्वी है। ईसा पूर्व 600 से 800, तो हम आज कह सकते हैं कि ये करीब 2500 साल से ज्यादा समय बीत चुका है। अगर उस समय ये सोच थी तो ये बहुत ही स्वागत योग्य है, और बच्चों को ये पढ़ाया जाए कि नहीं हमारे यहाँ कणाद ऋषि थे जिन्होंने दिया था। लेकिन उसके बाद तो ये सारी चीजें खत्म हुई। उसके बाद और लगभग यही आपके देखें तो सुकरात, और जब वो काल था जिसमें कि डेमोक्रेसी को लेके बहुत कुछ हो रहा था, भारत में भी हो रहा था, वैशाली करके डेमोक्रेसी मानी जाती थी, उसी तरह वहां भी हो रहा था। वहां भी सोक्रेटिस और प्लेटो, ये लोग कोशिश कर रहे थे। उसी समय वहां की साइंस में भी ये कोशिश हुई, और ल्यूसिपस, डेमोक्रिटस, इन लोगों ने भी परमाणु को अविभाज्य माना था। लेकिन उसके बाद से एक लंबा काल था, और साइंस पे होता यह है कि आप जरा देखिए, डार्विन ने जब ये कहा कि इनडिस्ट्रक्टिबल है, ये कण अंतिम यूनिट है, इसके बाद, लेकिन उसके बाद रदरफोर्ड आए, उसके बाद बोहर्स एटॉमिक मॉडल आया, रदरफोर्ड ने इसको पूरा अलग बताया और कहा कि नहीं ये डिस्ट्रक्टिबल है। और उसके बाद एक लंबा सीरीज चला, बोहर्स एटॉमिक मॉडल आया, उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ गए, तब ये माना गया कि नहीं ये डिस्ट्रक्टिबल, डिस्ट्रक्टिबल का मतलब डिविजिबल है, डिविजिबल है, और इसको डिवाइड किया। आप जानते हैं उसी सिद्धांत पे परमाणु बम भी बनते हैं, और हमारी बिजली की पैदा भी उसी सिद्धांत पे होती है। तो ये 250 साल में हो गया। कणाद ने 2500 साल में कुछ कहा था, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो आज हम बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? आज हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल, आज हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और उससे भी छोड़िए, अब तो क्वांटम मैकेनिक्स आ गया है, इलेक्ट्रॉन्स का क्वांटम जंप होता है। तो जब हम ये सब पढ़ाएंगे तो चीजें बिल्कुल बदल जाएंगी। उस बच्चे को हमें आज क्या बताना है कि हमारे 1-2500 साल पहले कोई पूर्वज थे, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था। फिर साइंस में होता क्या है? साइंस पे सबसे पहले एक आइडिया आता है, फिर वो कंसेप्ट में तब्दील होता है। कंसेप्ट मतलब अवधारणा, कंसेप्ट में तब्दील होता है। कंसेप्ट से फिर हाइपोथेसिस बनती है, कंसेप्ट से हाइपोथेसिस बनती है,
और उसके बाद जब उसके व्यापक प्रयोग होते हैं और वो हाइपोथेसिस सही पाई जाती है, तो वो थ्योरी का फॉर्म लेती है। ये इसकी प्रक्रिया है। हमने कणाद के बाद कोई भी प्रयोग नहीं किया जो इस हाइपोथेसिस या कांसेप्ट को बदल सके और या पुख्ता कर सके कि डिविजिबिलिटी एटम की होती है या नहीं होती है। लेकिन डाल्टन के बाद पश्चिमी वर्ल्ड के साइंटिस्ट ने इस पे बहुत रिसर्च किया और अंत में पता लगा कि नहीं, ये डिविजिबल है और इसके अंदर भी यूनिट्स होते हैं और हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में रहता है, घूमता है और हर ऑर्बिट में उसकी संख्या क्या होती है ये भी बताया गया। आपके बच्चे से अगर पूछा जाए कि भाई थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको उसका जवाब देना होगा, न कि वो कणाद लेके बैठ जाएगा, कणाद का सूत्र बताएगा। क्योंकि उसके बाद कुछ हुआ नहीं। न्यूटन और डाल्टन के बाद उनको गलत ठहराया गया। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में कई तरमीमें हुई, बदलाव हुआ और इसके बाद तो ये पढ़ाने के बाद हमें आगे बढ़ना है और हमेशा साइंस आगे कैसे चलना है ये देखता है। हम अपने बात थोड़ी पीटेंगे कि कणाद ने हमसे कहा था, लिहाजा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। विमान हमें तो भारद्वाज ने बना दिया था और भारद्वाज के बाद एक और ऋषि आए थे, उन्होंने अपनी बीबी के लिए घूमने के लिए एक जहाज बना दिया था। अरे भाई, वो कहाँ है जहाज? और आप जानते हैं, एक शिवहर तलपड़े ने बताया कि नहीं साहब, हमें तो उसे भारद्वाज की किताब है वानिकी से हमने पढ़ के और हम हवाई जहाज बना सकते हैं। और वो साहब इंस्ट्रक्टर थे एक कॉलेज में, उन्होंने कहा कि हम प्रदर्शन करके दिखाएंगे और प्रदर्शन किया, वो फेल हो गया, वो प्रदर्शन चला नहीं। आप जानते हैं नहीं चला और ये बात है 1895 की। शिवहर तलपड़े बीजेपी वाले लगातार कहते हैं नहीं साहब वो सक्सेसफुल रहा, बल्कि आपके एक मिनिस्टर अभी थे कुछ दिन पहले जो आईपीएस हुआ करते थे, मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, वो मंत्री महोदय तो यहां तक है, अरे साहब हमारे यहाँ विमान तो ये बिल्वर राइट से 8 साल पहले ही बना दिया था, प्रयोग भी किया था, उसमें बैठ के उड़े थे। हालांकि वो अनमैन्ड था, थोड़ा जमीन छोड़ा था उसने, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो इसलिए छोड़ा था कि उसमें कंसेप्ट ये था कि साहब मरकरी रखेंगे तो वो सूरज की रोशनी से हाइड्रोजन इमिनेट करेगा। हालांकि केमिकल साइंस इसको प्रूव नहीं करता, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि अगर मरकरी आप छोड़ दीजिए तो वो कैटालिस्ट का काम करेगा और हाइड्रोजन इमिनेट होने लगेगा, ये कहीं नहीं हुआ है, लेकिन ये बात उन्होंने कही। तो इस तरह कूट मंडूकता मोदी जी लगातार ला रहे हैं और उनकी कोशिश है कि भारतीय ये युवा, आप जानते हैं 4 दिन पहले आया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भारत 4 खाने और पीछे हो गया है। शर्म आती है हमें, 125 देशों में सबसे नीचे है, 111वें नंबर पर है। आप जरा सोचिए। और वो क्या है, ग्लोबल भूख नहीं है, दरअसल वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स शब्द गलत यूज होता है, माल न्यूट्रिशन है। ये हमारे जो नवजात हैं, हमारे जो बच्चे हैं, आज भी इस मोदी शासन में 9 साल हो गए, कुपोषण उनका बढ़ता जा रहा है। 90% बच्चे ऐसे हैं जो मिनिमम एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ न्यूट्रिएंट्स उन्हें नहीं मिल रहा है। इन नौनिहाल जब बड़े होंगे तो पूछेंगे मोदी जी से कि कहाँ गया उड़ता भारत, उड़ता भारत, ये सब जो तमाम कहते हैं, तो उसको ये दिखा देंगे कि विमान बनाते थे ना हम 2500 साल पहले। बताओ क्या दिक्कत है? थोड़ा तुम्हें खाना ही तो कम मिला है ना, जिंदा रहो। अब तो हम तुम्हें दे रहे हैं 5 किलो अनाज, उसी को खा के मौज करो। ये मोदी जी की कोशिश है, मोदी सरकार की कोशिश है कि बच्चों को के सोच की प्रक्रिया को कुंठित कर दिया जाए ताकि वो इंक्विजिटिव ना रहे नॉलेज को लेके। आप जानते हैं भारत के संविधान में संशोधन किया गया और नया आर्टिकल जो आया नागरिकों के कर्तव्य को लेके, उसमें है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। ये कोशिश होनी चाहिए सरकार की भी, स्टेट पॉलिसी स्टेट की भी और समाज की भी, कि साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करे। मोदी जी के शासन में नया जो शिक्षा पद्धति नई आई है,
उसमें कोशिश है उसे पशुवत बना दिया जाए, उसे जड़वत बना दिया जाए, ताकि बच्चा ये मान के जिंदगी काट ले कि बुलबुल के पीठ पे बैठ के क्रांतिकारी वीर सावरकर अंग्रेजों को अंगूठा दिखाते हुए रात में चलते थे, बुलबुल की पीठ पे चल के, और फिर अपने मातृभूमि में आके और घूम घाम के और फिर वापस लौट जाते थे। अंग्रेज बेवकूफ बैठे रहते थे और काल कोठरी फिर से बंद हो जाती थी। आप सोचिए, ये हम बच्चों को पढ़ाएंगे? ये अभी 1 साल पहले तक पढ़ाया जाता था। जब हंगामा हुआ, सरकार बदली, तो ये किताबों से हटाया गया। ये कक्षा 8 के कोर्स में था और इसको लिखा किसने था? इसको एक महोदय है कोई, जिनका नाम है केटी गुट्टी, इन्होंने लिखा था और ये हमारे कोर्स में एनसीईआरटी की कन्नड़ा बुक में थी। आज हम फिर से यही करने जा रहे हैं कि हमारे बच्चे आईआईटी क्वालीफाई तो अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए उन्हें इक्वेशन सॉल्व करने पड़ते हैं, जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस होते हैं। आप डरिए उस दिन से जिस दिन बच्चा ये नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपको आके बताया गया कि पापा ये साइंस वाइंस कुछ नहीं होता, ये न्यूटन वोटन जो है, डार्विन है, आइंस्टीन है, ये सब फालतू लोग हैं, हमारे ऋषि मुनि थे, वो सब ये कर चुके हैं धंधा, इसलिए मुझे साइंस नहीं पढ़ना है, साइंस बहुत पुरानी चीज है। ये डर आपको होना चाहिए कि भारत आगे कहां जा रहा है, ये युवाओं को लेके कितना जड़वत बना देगा, और यही युवा कल हमारे भारत का भविष्य बनेंगे, अगर यही शिक्षा रही तो। उस दिन से आप डरिए कि आपके बच्चे क्या करेंगे जब उनको ये सिखाया जाएगा कि बुलबुल के पीठ पे वीर सावरकर चल, जो ज्यादा दिन नहीं हुआ, 100 साल हुआ। तो ये सब शिक्षाएं दी जा रही हैं। अब आप इसको देखें और अगर ये समझ में आए तो इसको सोचें और अन्य लोगों को भी बताएं कि क्या इस देश में होने जा रहा है। फिलहाल इतना ही, किसी अन्य मुद्दे पे आपसे फिर मुखातिब होंगे, तब तक के लिए